मई 1988 पंजाब का ऐतिहासिक शहर अमृतसर खालिस्तानी आतंक के खौफ में था। सिखों के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर पर एक बार फिर खालिस्तानी आतंकियों का कब्जा हो गया था। मंदिर में छिपे आतंकियों ने बेगुनाहों की हत्याएं करनी शुरू कर दी थीं। यह पिछले 2 महीने से चल रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मंदिर में छिपे आतंकी बेकाबू होते जा रहे थे। स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ कर्फ्यू लगा हुआ था, जिसके कारण मंदिर के आसपास भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन एक रिक्शे वाला बेखौफ स्वर्ण मंदिर के आसपास घूम रहा था। उसे ना तो पुलिस रोक रही थी और ना ही आतंकी। उस रिक्शे वाले ने मंदिर में बैठे आतंकियों को यकीन दिलाया कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट है। 9 मई 1988 को पंजाब पुलिस प्रमुख KPS गिल के नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 चलाया गया और 18 मई को लगभग 40 आतंकियों ने सरेंडर कर दिया। लेकिन इन सब के बीच वह रिक्शे वाला अचानक से गायब हो गया था। सालों बाद उस रहस्यमयी रिक्शे वाले का नाम दुनिया के सामने आया। उस रिक्शे वाले का नाम था अजीत डोभाल। भारत के खुफिया इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ी अजीत डोभाल ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 के दौरान अमृतसर की सड़कों पर रिक्शा चलाते थे। डोभाल ने स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकियों से दोस्ती की और ढेर सारी सूचनाओं को हासिल किया, जिसके कारण ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 कामयाब हो सका। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में हम बताएंगे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA अजीत डोभाल की कहानी। आखिर क्यों अजीत डोभाल ने आतंकियों को सूअर का मांस खिलाया था? सिक्किम को भारत में शामिल करवाने में अजीत डोभाल की क्या भूमिका थी? पाकिस्तान में अजीत डोभाल को क्यों भिखारी बनना पड़ा? कंधार हाईजैक में आतंकियों से क्या बात की थी अजीत डोभाल ने? आखिर अन्ना आंदोलन से अजीत डोभाल का क्या रिश्ता है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों करते हैं अजीत डोभाल पर सबसे ज्यादा भरोसा? नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की नई पेशकश दुनिया रोज बनती है। फॉर्मर रॉ चीफ अमरजीत सिंह दुलत ने चर्चित किताब लिखी है। दुलत लिखते हैं, फॉर्मर NSA MK नारायणन हमेशा कहा करते थे कि जब किसी मामले में मुझे नर्म रुख अपनाना होता है तो मैं अमरजीत सिंह दुलत का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन जब मुझे डंडे से काम लेना होता है तो मैं अजीत डोभाल को बुलवाता हूं। अजीत डोभाल के बचपन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक गांव है घीड़ी। वहीं पर 20 जनवरी 1945 को डोभाल का जन्म हुआ। उनके पिता मेजर GN डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। राजनीतिक रिश्तेदारियों की बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा रिश्ते में अजीत डोभाल के मामा लगते थे। अजीत डोभाल ने अपनी पढ़ाई राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल से पूरी की। उसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय, जिसे अब अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहा जाता है, से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। इसी दौरान डोभाल ने UPSC की परीक्षा दी और पहले प्रयास में ही सफल हो गए। उन्हें भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए चुना गया। अजीत डोभाल की तैनाती केरल कैडर में ASP के रूप में हुई। दिसंबर 1971 में केरल के कन्नूर जिले के थालासेरी नाम के गांव में हिंदू और मुस्लिम समुदाय में एक भयानक सांप्रदायिक दंगा हुआ। दंगा इतना बेकाबू हो चुका था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। K करुणाकरन उस समय केरल के गृह मंत्री थे और डोभाल उस समय केरल के कोट्टायम में ASP थे। अजीत डोभाल को दंगा प्रभावित इलाकों में नियंत्रण के लिए भेजा गया। डोभाल ने दंगा रोकने के लिए बल प्रयोग के बजाय बातचीत का रास्ता चुना। डोभाल ने दोनों समुदाय के नेताओं से बातचीत शुरू की। बातचीत का असर ही रहा कि दंगा जल्द रुक गया। डोभाल अपनी कूटनीति में सफल हुए। इसलिए जब 2020 में देश की राजधानी दिल्ली में दंगा हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को दंगा प्रभावित इलाकों में दौरा करने के लिए भेजा। साल 1958, मिजोरम उस समय असम का हिस्सा हुआ करता था। पूर्वोत्तर भारत में एक कहावत
प्रसिद्ध है कि जब बांस में फूल खिलने लगे तो समझो कि अकाल आने वाला है। मिजोरम में उस समय माना जाता था कि बांस में फूल निकलना चूहों के बढ़ने का संकेत है और चूहे फसलों को तबाह कर देते थे, जिसके कारण अक्सर अकाल आने की संभावना रहती थी। मिजोरम के लुशाई हिल्स में बांस में फूल उगने शुरू हो गए थे। मिजो लोगों ने असम सरकार से रिलीफ फंड की मांग की, लेकिन असम सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। संयोग यह हुआ कि कुछ समय बाद मिजोरम का इलाका अकाल से प्रभावित हो गया। वहां के लोगों ने मिजो नेशनल फेमिन फ्रंट नाम से एक संगठन बनाया। इस संगठन के चीफ बने लाल डेंगा। इस संगठन का उद्देश्य था असम सरकार से मिजोरम के लोगों के लिए रिलीफ फंड मुहैया करवाना। लेकिन जब साल 1960 में असम सरकार ने असमिया भाषा को राज्य की प्रमुख भाषा बनाने की घोषणा की, तो मिजो आंदोलन का दायरा बढ़ गया, क्योंकि असमिया के राज्य भाषा बनने से यह तय हो गया था कि राज्य की सरकारी नौकरियों पर केवल असमिया लोगों को ही फायदा मिलेगा। लाल डेंगा ने मिजो नेशनल फेमिन फ्रंट का नाम बदलकर मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF रख दिया था। यह नया संगठन मिजो लोगों की मांग के लिए सरकार से अहिंसक लड़ाई लड़ता था। साल 1964 में इंडियन आर्मी की असम रेजिमेंट की 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया गया। इस बर्खास्तगी में 7 कमांडर भी थे। ये 7 कमांडर मिजो थे। इन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट के लाल डेंगा से गठजोड़ कर लिया। आर्मी के कमांडरों के जुड़ते ही यह आंदोलन हिंसक हो गया। मिजो नेशनल फ्रंट ने भारत से अलग होने की घोषणा कर दी और मिजोरम को एक अलग देश घोषित कर दिया। 1972 में अजीत डोभाल को केरल से दिल्ली बुलाया गया। उन्हें देश की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB में शामिल किया गया और इसी साल उन्हें पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम में भेज दिया गया। कई रिपोर्ट यह दावा करती हैं कि उन्होंने खुद इसका चुनाव किया था। अजीत डोभाल को यह जानकारी मिली कि मिजो नेशनल फ्रंट के मुखिया लाल डेंगा और उसके 7 कमांडरों में मतभेद होने लगा है। डोभाल उनके ठिकाने यानी म्यांमार की अराकान पहाड़ियों में एक एजेंट बनकर गए। डोभाल ने लाल डेंगा के 7 कमांडरों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। एक बार तो डोभाल ने उन 7 कमांडरों को अपने घर बुलाया और सुअर के मांस की पार्टी दी। डोभाल ने उन कमांडरों को भारत सरकार के साथ समझौता करने के लिए राजी किया। डोभाल ने उन कमांडरों को प्रस्ताव दिया, अगर आप लोग भारत सरकार के साथ आते हैं तो मिजोरम को एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, साथ ही आप लोगों को अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। 1974 तक 7 कमांडरों में से 6 कमांडरों को अजीत डोभाल ने अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद लाल डेंगा की कमर टूट गई। वह लंदन चला गया। बाद में उसने भारत सरकार से समझौते के लिए बातचीत करनी शुरू कर दी। 30 जून 1986 को लाल डेंगा ने भारत सरकार से समझौता कर लिया। फिर मिजोरम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया और लाल डेंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री बने। लाल डेंगा ने अपने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि अजीत डोभाल ने उनके कमांडरों को अपने पाले में कर लिया, जिसके कारण मिजो का अलगाववादी आंदोलन कमजोर हो गया। जब देश आजाद हुआ तो सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन था। 1950 में भारत सरकार और सिक्किम के राजा के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते में तय हुआ कि सिक्किम के आंतरिक मामले राजा के हाथों में रहेंगे, लेकिन रक्षा और विदेश जैसे बाहरी मामले भारत सरकार के अधीन रहेंगे। 1964 में सिक्किम के राजा पालडेन नामग्याल ने समझौते को तोड़ने की घोषणा की, जिसके कारण भारत सरकार सख्ते में आ गई। भारत सरकार ने सिक्किम के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मजबूत बनाने की योजना पर काम शुरू किया। क्षेत्रीय दलों को मजबूत बनाने का काम सौंपा गया भारतीय खुफिया एजेंसियों को। मिजोरम के बाद अजीत डोभाल की तैनाती होती है सिक्किम में। डोभाल ने सिक्किम के आम लोगों से और रीजनल पार्टी के नेताओं से संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। डोभाल ने सिक्किम नेशनल कांग्रेस के नेता काजी डोरजी की मदद की। 1974 में सिक्किम में चुनाव होते हैं। काजी डोरजी को सिक्किम का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। सिक्किम में चुनाव करवाने और काजी डोरजी को प्रधानमंत्री बनाने में रॉ और अजीत डोभाल का बहुत बड़ा हाथ था। साल 1975 सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया जाता है
और 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है। अजीत डोभाल को इसी साल प्रेसिडेंट पुलिस मेडल दिया गया। अजीत डोभाल की शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो मेडल अमूमन 14 साल की पुलिस सेवा के बाद दिया जाता था, वह अजीत डोभाल को मात्र 7 साल की सेवा के बाद ही मिल गया। 18 मई 1974 भारत ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से परमाणु परीक्षण किया। भारत के इस परीक्षण से पाकिस्तान ने भी इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान 3 साल पहले ही भारत से 1971 का युद्ध हारा था। युद्ध हारने के कुछ दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने बयान दिया कि पाकिस्तान परमाणु बम जरूर बनाएगा, चाहे उसे घास क्यों न खानी पड़े। पाकिस्तान के इस परमाणु प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान को। खान ने रावलपिंडी के कहूटा को अपना ठिकाना बनाया। भारत सरकार को इस बात की भनक लग चुकी थी कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने के लिए जोर आजमाइश कर रहा है। भारत सरकार ने अपने खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ को पाकिस्तान के इस मिशन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा। इस मिशन में अजीत डोभाल को भी शामिल किया गया। डोभाल और उनकी टीम पाकिस्तान गई और यह पता लगाने में कामयाब हो गई कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। अजीत डोभाल के पाकिस्तान में रहने के कई किस्से मशहूर हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अजीत डोभाल पाकिस्तान की सड़कों पर भिखारी बनकर घूमते थे। एक बार तो उन्हें एक पाकिस्तानी ने टोकते हुए कहा कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम हिंदू हो, क्योंकि तुम्हारे कान में छेद है। 1977 का लोकसभा चुनाव बेहद खास था। इंदिरा गांधी की इस चुनाव में हार हुई। देश में जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को लगता था कि इंदिरा गांधी ने खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया है, इसलिए मोरारजी ने खुफिया एजेंसियों के बजट में भारी कटौती कर दी। बजट न होने की वजह से भारतीय खुफिया एजेंटों का पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया और यह मिशन अधूरा रह गया। अजीत डोभाल मई 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 में हिस्सा लेते हैं। पंजाब पुलिस के इस ऑपरेशन का जिक्र हमने एपिसोड की शुरुआत में किया था। दरअसल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी स्वर्ण मंदिर और उसके आसपास खालिस्तानी आतंकियों का कब्जा था। मई 1988 में पंजाब पुलिस ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी की, लेकिन पुलिस सीधे मुठभेड़ से बच रही थी। पुलिस ने खुफिया तंत्र की मदद ली और इसी सिलसिले में अजीत डोभाल ने एक रिक्शे वाला बनकर खालिस्तानी आतंकियों से संपर्क स्थापित किया और आतंकियों के लोकेशन और रणनीति का पता भी लगाया। पंजाब पुलिस का यह ऑपरेशन कामयाब रहा। तारीख 24 दिसंबर 1999। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 नेपाल की राजधानी काठमांडू से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। विमान में लगभग 178 यात्री और 11 क्रू मेंबर मौजूद थे। विमान के उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद 5 नकाबपोश आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक कर लिया। ये आतंकी पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह हरकतुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। आतंकियों ने विमान को भारतीय शहर अमृतसर, पाकिस्तानी शहर लाहौर और UAE के दुबई में उतारा। उसके बाद वे विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले गए। प्लेन हाईजैक होते ही भारत सरकार दबाव में आ गई। आतंकियों से बातचीत करने के लिए दिल्ली से कांधार एक टीम भेजी गई। डोभाल तब इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर थे। डोभाल को भी इस कोर नेगोशिएटिंग टीम में शामिल किया गया। डोभाल ने आतंकवादियों से सीधे बातचीत करना शुरू किया। आतंकियों ने पहले भारतीय जेलों में बंद 36 आतंकवादियों की रिहाई और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की। डोभाल ने बातचीत को लंबा खींचने की रणनीति अपनाई ताकि बंधकों को चोट न पहुंचे और भारत सरकार को स्थिति का आकलन करने के लिए अधिक समय मिल सके। बाद में 3 आतंकियों की रिहाई पर सहमति बनी। भारत सरकार ने मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करने का फैसला किया। कश्मीरी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद से अजीत डोभाल की बड़ी दोस्ती थी। अमरजीत सिंह दुलत अपनी किताब में दावा करते हैं कि सईद को कांग्रेस से अलग करने और VP सिंह की जन मोर्चा सरकार में शामिल करवाने में डोभाल की बड़ी अहम भूमिका थी।
जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई, इसके पीछे भी डोभाल का दिमाग था। जून 2004 में अजीत डोभाल को आईबी चीफ बनाया गया, लेकिन महज 8 महीने बाद ही डोभाल को रिटायर होना पड़ा। अमूमन आईबी चीफ का कार्यकाल 2 साल का होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि डोभाल को आडवाणी के करीबी होने के कारण यूपीए की सरकार ने पद से हटा दिया था। रिटायर होने के बाद भी डोभाल ने खुफिया तंत्र में अपना रसूख बरकरार रखा। साल 2005 में यह खबर आई कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपनी बेटी की शादी में शामिल होने दुबई जा रहा है। 9 जुलाई 2005 को दाऊद की बेटी महरूख की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से होने वाली थी और 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में इनका वलीमा यानी रिसेप्शन होने वाला था। भारतीय खुफिया एजेंसियों को खबर मिली कि रिसेप्शन में दाऊद भी शिरकत करने वाला है। अजीत डोभाल ने दाऊद को इसी रिसेप्शन में मारने के प्लान के ऊपर काम करना शुरू किया। डोभाल ने एक समय दाऊद के साथ काम कर चुके और अब उसके दुश्मन छोटा राजन से संपर्क किया और दाऊद के खात्मे में मदद करने का वादा किया। छोटा राजन ने अपने 2 शूटर विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को भारत भेजा, लेकिन ऐन मौके पर उन दोनों शूटर्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अंडरवर्ल्ड दाऊद को मारने का डोभाल का प्लान फ्लॉप हो गया। 2008 में डोभाल की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। इन्हीं दिनों डोभाल विवेकानंद सेंटर से जुड़े। इस सेंटर को एकनाथ रानाडे चलाते थे, जिनका संबंध आरएसएस से था। अजीत डोभाल ने रानाडे के साथ मिलकर विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन VIF बनाया। यह एक थिंक टैंक था जो नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल अफेयर्स जैसे विषयों पर काम करता था। 2011 में विवेकानंद फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद विवेकानंद फाउंडेशन ने एक सेमिनार का आयोजन भी किया। इस सेमिनार में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने भी शिरकत की। यह रिपोर्ट ब्लैक मनी से जुड़ी थी। बाद में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने काले धन को मुद्दा बनाया और अन्ना हजारे दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकपाल कानून के लिए अनशन पर बैठ गए। यहां एक और बात याद करने की जरूरत है कि 2014 में भाजपा ने गुजरात के तात्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। मोदी ने भी काले धन को चुनावी मुद्दा बनाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई और भाजपा अकेले दम पर बहुमत लाने में सफल हो गई। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चर्चा का विषय बनता है कि अगला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसे बनाया जा रहा है। कई नामों पर चर्चा होती है, जिसमें अजीत डोभाल और हरदीप पुरी का नाम ज्यादा सुर्खियों में रहता है। 30 मई 2014 को अजीत डोभाल देश के 5वें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनते हैं। इस पद की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुई थी और पहले एनएसए ब्रजेश मिश्रा हुए। डोभाल के एनएसए बनने के कुछ ही दिन बाद इराक में भारतीय नर्सों के फंसे होने की घटना होती है। डोभाल इराक रवाना होते हैं और नर्सों की सकुशल देश वापसी होती है। उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर डोभाल की डिफेंसिव ऑफेंसिव रणनीति का ही नतीजा है। डोभाल की रणनीतिक कुशलता ही है जिसके कारण आर्टिकल 370 के खात्मे पर कश्मीर में उन्हें स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन समय समय पर विपक्षी पार्टियों ने अजीत डोभाल की आलोचना भी की है। विपक्षी दलों का आरोप है कि अजीत डोभाल का कार्यकाल किस आधार पर लगातार बढ़ाया जा रहा है। डोभाल के एनएसए रहते देश में कई आतंकी हमले हुए। इन हमलों से आंतरिक सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल उठे। राहुल गांधी ने संसद में डोभाल पर आरोप लगाते हुए कहा, अग्निवीर योजना जो है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है और मुझे नाम भी बताया
कि अजीत डोभाल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, पार्लियामेंट में थोड़ी है वो। क्यों नहीं ले सकते? क्या बात कर रहे हैं? जाते जाते डोभाल से जुड़ा एक और किस्सा सुनते जाइए। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा हुआ। इस दौरे के दौरान जब मोदी व्हाइट हाउस के लॉन में अपना भाषण पढ़ने ही वाले थे कि तेज हवाओं ने उन भाषण के पन्नों को उड़ा दिया। सामने बैठे 72 वर्षीय अजीत डोभाल तेजी से उठे और उन भाषण के पन्नों को करीने से समेटकर नियत स्थान पर रख दिया। डोभाल ने हवा से उड़े मोदी के ग्लास के कवर को भी उसके नियत स्थान पर रखा। इस घटना का जिक्र करते हुए एक भारतीय अखबार ने लिखा, हाउ एनएसए डोभाल रेस्क्यूड पीएम मोदी एट व्हाइट हाउस इवेंट। तो यह अजीत डोभाल की कहानी थी जिसे लिखा था हमारे साथी शुभम ने। हम फिर मिलेंगे दुनिया रोज बनती है कि अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी दिलचस्प किरदार के साथ। तब तक देखते रहिए जिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।